पेपर मेंडलियन नॉन मेंडलियन ट्रेड्स इजी है। थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्यूरम किनशिप सिस्टम, तो प्यूरम किनशिप सिस्टम का यूज़ किया था जो रोडनी नीधम ने अलायंस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, और प्यूरम किनशिप सिस्टम को स्टडी जो किया था वो टीसी दास ने किया था। दैट्स गुड क्वेश्चन, मतलब अप्लाइड क्वेश्चन है ये भी। ओस्टियो डेंटोकैरेटिक कल्चर एंड इट्स मेकर्स, सो ये क्वेश्चन रेमंड डार्ट की रिसर्च से है। ओस्टियो मीन्स बोन, डेंटो डेंटल एंड कैरेटिक मीन्स हॉर्न्स, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस से एसोसिएटेड कल्चर, इसके मेकर्स को पूछा है। नेक्स्ट इज स्मेल एज ए सिग्नल अमंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, सो आई थिंक जो प्रोसीमियंस है, लोअर प्राइमेट्स हैं, वो तो स्मेल फिरोमोन्स के थ्रू बेसिकली सिग्नल सेंड करते हैं। कल्चर एंड एम्बोडिमेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। मैंने एडवांस में भी बहुत बार बोला, क्लासेस में भी बहुत बार बोला कि कल्चर इज एम्बोडीड, तो ये हम पियरे बॉर्ड्यू के पर्सपेक्टिव से देख सकते थे, ये हम एम्बोडीमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू भी देख सकते थे, हैबिटस का पर्सपेक्टिव से देख सकते थे, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। मायोसिन होमिनोइड्स रिमेन्स एंड देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, सो ये तो रामापिथिकस शिवापिथिकस ही है बेसिकली, एंड देयर वर अदर लाइक ड्रायोपिथिकस, वो भी है ना, वो भी हो सकते थे इसमें, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। सिंबॉलिक अप्रोच को कॉन्ट्रास्ट करना पूछा है, ये हमने कल जो अप्रोच जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी था ये, गीट्स और टर्नर का, तो दैट वाज वेरी वेल एक्सपेक्टेड, इजी क्वेश्चन है ये तो। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड विद इकोलॉजिकल एंड अडेप्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव इन बायो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सो ये जो क्वेश्चन है हम बार बार करते भी थे कि कैसे इकोनॉमी, इकोलॉजी और आपका जो ये पावर है ना, तो इस आपस में कैसे इंटीग्रेटेड है, ये हम बार बार करते भी थे। मार्शल सालिंस का पर्सपेक्टिव आ सकता था इसमें, एना सिंह जो कि मेराटस डाइट पे स्टडी किया था, है ना, मशरूम की जो स्टडी है उस पर एना सिंह, एक मैं बार बार एक बुक बताता था आपको एरिक वुल्फ की, यूरोप एंड पीपल विदाउट हिस्ट्री, वो इसमें आ सकता था, है ना। मोर ओवर बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ले जाके तो हम इसको बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट पे कनेक्ट कर सकते थे, डिजास्टर से कनेक्ट कर सकते थे, इसमें हम डिजीजेस पे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। इसमें इवन हम ये पर्सपेक्टिव इनका ग्रेट जो निकोबार प्रोजेक्ट है उसका भी ला सकते थे। नेक्स्ट इज हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरसेक्शनलिटी ऑफ इकोलॉजी, कल्चर, सोशल इनइक्वालिटी इन द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक 2C और 3A ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा जो फोकस है वो हटाया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। सो हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ABC मेथड में हम कर लेते हैं, तो A में एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड है, B is biochemical method and C is clinical method, right? तो एक कुछ अलग अलग methods हैं, तो naturally nutritional status is a product of the intersection of ecology, culture, social inequality, and you can put multiple examples, multiple case studies to prove that, ठीक है, कि किसी particular area में एक culture है जो कि non-veg diet को forbid करता है and they might have vitamin B12 deficiency, right? तो एक वो हो सकता है। then अगर हम इसको social inequality के context में रखें, then naturally there are certain environments जहाँ पे बार बार फ्लडिंग होती है, बार बार कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं, तो नेचुरली वहाँ पे डिप्रीवेशन ज़्यादा होगा, तो दैट पर्सपेक्टिव कैन बी ब्रोट इन। critically examine drawbacks in assuming culture as an integrated closed system in understanding contemporary society, this is very good question। बेसिकली आपको मालिनोव्स्की का जो आइडिया है इंटीग्रेटेड होल है कल्चर, उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट उसको कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में करने की कह रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने कल्चर को एक इंटीग्रेटेड क्लोज्ड होल लोगे तो आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर रहे हो। तो इसके क्रिटिसिज्म में आप अर्जुन अप्पादुराई को ला सकते थे, है ना, इसमें आप होमी भाभा को लेके आ सकते थे, तो देयर आर मेनी पीपल दैट कैन बी ब्रोट इन, ईजी था, हो सकता था क्वेश्चन वेरी इजीली। देन डिफरेंशिएट बिटवीन पेडिग्री एंड जीनियोलॉजिकल एनालिसिस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, पेडिग्री बायोलॉजिकल है एंड जीनियोलॉजिकल एनालिसिस सोशो कल्चरल है, तो ईजी था ये तो, इन दोनों की हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन पूछा है, ईजी क्वेश्चन है, हो जाता। Then anthropology provides multi-dimensional understanding of human beings by bridging gap between science and humanities, 1.1 से क्वेश्चन है, आई थिंक इजी है, multi-dimensional understanding देता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ दोनों के बीच के अंदर एक ब्रिज का काम करता है, तो हो सकता था। नेक्स्ट इज मुस्टीरियन कल्चर, आई थिंक अगेन दे हैव आस्क्ड निएंडरथल्स, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट निएंडरथल इस साल आएगा, वी एक्सपेक्टेड शायद इरेक्टस आएगा, बट इट्स गुड, इट वाज वेरी वेल कर लिया होगा आप लोगों ने, ईजी था, क्लास में हमने डिस्कस किया ही था डिटेल में। दैन जेम्स फ्रेजर्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म, आई थिंक हमने डिटेल में किया था, उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स के अंदर जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म दी थी, और वो बात करते हैं अपनी बुक गोल्डन बाउ में कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो सोसाइटी इवोल्व्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ मैजिक टू रिलीजन टू साइंस, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एलुसिडेट द प्लेस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्निटी, तो आई थिंक हो जाता है कि रिलीजन इज़ नॉट लूजिंग इट्स प्लेस, रेदर रिलीजन इज़ बेसिकली स्प्रेडिंग थ्रू मॉडर्निटी, तो बेसिकली जो भी स्कॉलर्स थे कि धीरे धीरे रिलीजन का प्लेस कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फ्रेजर का क्रिटिकल एनालिसिस भी दे रहे हो कि वी आर इन द एज ऑफ साइंस बट स्टिल रिलीजन परसिस्ट,
नेक्स्ट इज मल्टी स्पीसी, मल्टी साइटेड एंड क्रिटिकल एथनोग्राफी। ये हमने लास्ट ईयर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लास्ट ईयर के जो एडवांस कोर्सेज में भी और इस बार भी। तो क्रिटिकल एथनोग्राफी तो हम बार बार कर रहे थे, है ना। मल्टी साइटेड एथनोग्राफी भी हम क्लासेस में बहुत बार करते हैं, जो जेम्स क्लिफोर्ड की अप्रोच है। तो इट वाज आल्सो वेरी वेल ईजी एंड डूएबल। मल्टी स्पीसीज का मतलब है कि हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, इसका नहीं है सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से नहीं ले रहे हैं, है ना। तो दैट वाज गुड। देन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोपॉज 2-3 बार पूछा जा चुका है लास्ट 5-6 साल में, तो इस बार फिर से पूछ लिया, वेरी गुड। फिशन ट्रैक डेटिंग मेथड एंड एप्लीकेशन, यूरेनियम 238 डेटिंग को ही हम फिशन ट्रैक डेटिंग कहते हैं। तो यूरेनियम डेटिंग को बेसिकली बोला जाता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ईजी था, करा जा सकता था, बट सम ऑफ यू मे गेट कंफ्यूज बाय द टर्म फिशन ट्रैक डेटिंग, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले 3-4 साल में काफ़ी बार पूछ चुके हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंपॉर्टेंट है राखी गढ़ी के पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि राखी गढ़ी में स्टडी हुई है, स्वांटे पाबो ने स्टडी किया है, और जो इंट्रोग्रेशन है बिटवीन ह्यूमंस एंड निएंडरथल वो भी हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू समझ सकते हैं। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिजीजेज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेविड बार्कर। आई थिंक दिस वाज अ बाउंसर। ये बाउंसर ऐसे था कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हो डेविड बार्कर को, बट फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिजीजेज, आई थिंक ये तो आप फिर भी सोच सकते थे कि बहुत सारी जो अडल्ट की डिजीजेज हैं, जैसे कि आपके अंदर जो ओबेसिटी हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर फीटल में चेंजेस आते हैं, तो जो डच फैमीन का भी जो एक केस स्टडी हमने किया था, जो जब हम एपिजेनेटिक फैक्टर्स को पढ़ रहे थे, है ना, तो आई थिंक वो भी यहाँ पे आ सकता था कि अगर यू नो व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट और उस टाइम पे अगर वो यू कैन से माल न्यूट्रिशन से सफ़र करती है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो देन देयर कैन बी मैनी डिजीजेज दैट कैन बी यू नो दैट कैन अकर ड्यू टू फीटल ओरिजिन। सो ये वाला कंसर्न था डेविड बार्कर का, बट आई डोंट एक्सपेक्ट मैनी ऑफ यू मस्ट बी वर अवेयर ऑफ दिस। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन में आधा भी लिखोगे चलेगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना था, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। देन व्हाट आर द जेनेटिक मार्कर्स, इजी क्वेश्चन था, कल भी हमने डिस्कस किया था, जो मैंने एक लंबी वीडियो बनाई थी, और नेचुरली इट्स अ वेरी वेल एक्सपेक्टेड इजी क्वेश्चन, और इसका एप्लीकेशन पूछा पॉपुलेशन वेरिएशन, डिजीज एसोसिएशन एंड फॉरेंसिक्स, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट इज एजेंडा ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकेम मोर साइंटिफिक फ्रॉम मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। बिल्कुल, क्योंकि जो 20th सेंचुरी के जो मिडल में शेरवुड वाशबर्न आए थे, है ना, क्योंकि उससे पहले तो हम इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते थे, तो वहाँ से ये ज़्यादा साइंटिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स को इन्वॉल्व करने लगा, ये प्राइमेट रिसर्च को इन्वॉल्व करने लगा, तो उसको जस्टिफाई करना था, ईजी था, हो जाता। नेक्स्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड थॉट। सापिर-वॉर्फ पूछा है, कल भी बात किया था, कल ही आई थिंक मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को फोन पे भी समझाया था। ये सापिर-वॉर्फ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्वेश्चन है। देन हाउ द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स ऑफ marriage led to rethinking on the concepts of social reproduction, kinship, family. That's a good question, it's applied one. तो कैसे study of variation in forms of marriage led to rethinking on the concept of social reproduction, kinship and family. That means जो family के बारे में जो universality का idea था, kinship के बारे में जो universality का idea था, या फिर social reproduction मतलब marriage के बारे में जो universality का idea था, वो कैसे question हुआ, मतलब रीथिंकिंग हुई उस पर, वो था। तो बेसिकली ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि डिबेट ऑन फैमिली, ये आपसे नहीं पूछ रहा है सिर्फ डिबेट ऑन मैरिज, ये सबको एक साथ मिला के पूछ रहा है ना। ये मैरिज, किनशिप और फैमिली के ऊपर एक साथ डिबेट करवा रहा है कि कैसे एथनोग्राफिक एविडेंसेस इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट अप्लाइड था। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इसको समझ पाए होंगे। व्हाट आर द मेजर थ्योरीज प्रपोज्ड इन सपोर्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन। मेजर थ्योरीज प्रपोज्ड इन सपोर्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन। आई थिंक ये तो हम क्लास में डिटेल में करते हैं। ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन की थ्योरीज जो है, एक तो आपका ओएसिस हाइपोथेसिस है ना, जिसमें कि हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जो कि गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी है। देन इसके अपोजिशन में जो बिनफोर्ड और फ्लैमरी की थ्योरी थी, जो कि पॉपुलेशन प्रेशर थ्योरी, तो दूसरी वो थी, और तीसरी जो हेनरी जो एक होल और इन सब की क्लाइमेट चेंज का जो हाइपोथेसिस रिवाइज किया था, उसकी थ्योरी थी। तो आई थिंक ये तो इजी था। हाउ द चेंज इन सबसिस्टेंस इकोनॉमी ब्रॉट रिवोल्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकंड पार्ट जो है आपका गोल्डन चाइल्ड से ही पूछ लिया इन्होंने। गोल्डन चाइल्ड बोलता है कि जो नियोलिथिक पीरियड था, मतलब उसको रिवोल्यूशन बोल रहा था, राइट, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। तो ये पार्ट था, ईजी था। देन क्रिटिकली डिस्कस द सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन द नैरेटिव ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली आपसे ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर जो हाइपोथेसिस है ना, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल जो है, या फिर जो एसिमिलेशन मॉडल है, उन दोनों को डिस्क्राइब करना था। उसके कुछ प्रूफ देने थे कि वहाँ पे हमें फॉसिल एविडेंसेस मिल रहे हैं, है ना, और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ये सजेस्ट करती है कि वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट इज हाउ द थ्योरीज ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म आर रेलेवेंट इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म को नेगेटिव लाइट में ना देखते हुए उसका जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है और कैसे वॉइसेस रेज कर रही है एंथ्रोपोलॉजी, उसके ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे मैं बार बार आपको एक स्कॉलर का नाम बता रहा था, गायत्री स्पीवक का, है ना, उनका जो वर्क था कैन सबाल्टर्न स्पीक, सेरेनानंदा को भी डाल सकते थे इसमें आप, है ना, नीदर मैन नॉर वुमेन हिजराज ऑफ इंडिया, है ना, रंजीत गुहा की आप पीजेंट्स की वो करवा सकते थे इसमें। वेरी गुड। तो जितने भी क्रिटिकल एथनोग्राफी थे या फिर जो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे,
उन सबको यहाँ पे डाला जा सकता था, है ना, ट्राइबल राइट्स को डाला जा सकता था। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़, मैंने बोला था बार बार आपको कि इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट हुआ तो उसका सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन जो होगा वो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ ही होंगी, और वो तो नेचुरली पूछा जाना ही था। तो इट्स वेरी वेल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा, मैंने क्लास में 2-3 बार इसको डिस्कस किया होगा आई थिंक आपके साथ में, और कल भी शायद मैं जब वो कुछ टेस्ट के सेशंस ले रहा था टेस्ट सीरीज़ के, उसमें भी जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। देन एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इन फॉरेंसिक एनालिसिस, डिस्कस द फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक। आई थिंक ये तो वेरी वेल इजी क्वेश्चन था, यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इन फॉरेंसिक एनालिसिस। तो क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है, हम एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इवन रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो कॉल्ड रेस, बिकॉज रेस जो है नॉर्मली यूज़ नहीं होता, बट फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में रेस यूज होता है, सो दैट वी कैन पिन पॉइंट कि कौन से ग्रुप से ये ह्यूमन आता होगा। तो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक की अलग अलग मेथोडोलॉजी हो सकती है, ये हमने एडवांस बैच में डिटेल में किया था एंड नेचुरली क्लासेस में किया था। पेपर मुझे लगता है ईजी टू मॉडरेट था, बट साथ में अप्लाइड था, है ना। बिल्कुल कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस अप्लाइड लग सकते हैं, जैसे थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्यूरम किनशिप टेक्नोलॉजी, किनशिप सिस्टम, ऑस्टियोडेंटोकैरेटिक भी किसी को अप्लाइड लग सकता है ना। उसके अलावा ये जो आपके 2 क्वेश्चन है 2C और 3A, ये दोनों भी आप लोगों को अप्लाइड लग सकता है। 3B अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो मेलिनोव्स्की समझ में आ जाता है आपको, मेलिनोव्स्की को मॉडर्न सोसाइटी में कैसे देखते हैं। उसके बाद मल्टी स्पीसीज में हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी ईजी था। फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिजीजेस, इसमें मुझे लगता है सभी को बाउंसर लगा होगा ये क्वेश्चन। उसके अलावा पेपर में कुछ था नहीं, एक्स्ट्रा खास नहीं था। सो आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा इस पेपर को। जी वास भी थोड़ा अप्लाइड था, यस। सो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द पेपर एट अराउंड 3 o'clock और मे बी अर्ली, जितना जल्दी हम कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, डू राइट द पेपर टू वेल, टेक केयर।